This is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Sriganganagar. We are studying Code of Criminal Procedure, and now next question is, what do you understand by the first information report? What do you understand by the FIR? What are duties of the police officer and the procedure for investigation on receipt of such report regarding the cognizable offence? तो पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी क्या है, और अगर उसको कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है इन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो वो कैसे करेगा, एफआईआर क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझोगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज योर एग्जामिनेशन कंसर्न। तो देखिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड द इन्वेस्टिगेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है, एफआईआर जो होती है और इन्वेस्टिगेशन जो होती है, ये क्रिमिनल जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको पता है कि कानून जो है, क्रिमिनल मैटर, क्रिमिनल जो ऑफेंस होता है उसकी सारी प्रक्रिया, जो उसका प्रोसीजर जो है, जो चलाया जाता है, वो बताया गया है आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। तो एक ऑफेंस जब होता है तो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट ही जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन से होता है। इट इज़ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विच बिगिन द इन्वेस्टिगेशन। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही होती है जिससे जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, और इन्वेस्टिगेशन ही होती है जिसमें एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं फॉर द ट्रायल। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन plays a very important role in the administration of a criminal justice. It determines that the prima facie case exists against the accused or not. यही बताता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलता है कि क्या किसी अक्यूज के अगेंस्ट कोई एक प्राइमा फेसी केस बनता है, प्रथम दृष्टता से कोई केस बनता है या नहीं बनता है। सेक्शन 154 टू 173 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 lay down the provision for the first information report and investigation. तो सेक्शन 154 टू 173 जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का, यही जो है आपको जो है इसके सारे प्रोविज़न जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के और इन्वेस्टिगेशन के बताता है। सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है? द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन जनरल कॉल विद एंड इन ब्रीफ एफआईआर इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, इट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, जनरली इसको ब्रीफ में एफआईआर बोला जाता है, लेकिन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है, एफआईआर क्या होती है, इसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिफाइन नहीं किया गया है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज information of happening of any offense. In other words, it can say that a first information report means such report which is given to the police by any person and which is released related to the happening of any offense. तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी रिपोर्ट है विच इज़ गिवन टू द पुलिस ऑफिसर, जो कि पुलिस ऑफिसर को बताया जाता है किसी पर्सन के थ्रू कि उसके साथ कोई ऑफेंस हुआ है, कुछ हैपनिंग उसके साथ हुई है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिपोर्ट है जो कि पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को बताई जाती है किसी पर्सन के थ्रू कि उसके साथ कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज़ द इन फैक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस जनरली। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? एक इन्फॉर्मेशन होती है, एक जानकारी होती है किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग कोई ऑफेंस हुआ है। सच इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन टू द ऑफिस इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, और ये इन्फॉर्मेशन उस पुलिस स्टेशन के ऑफिस इन चार्ज को दी जाती है। बट इज़ नॉट नेसेसरी टू गिव ऑलवेज सच इन्फॉर्मेशन ऑफिस इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर बार जो है आप वो इन्फॉर्मेशन उस ऑफेंस के रिगार्डिंग जो है ऑफिस इंचार्ज को दें। किसी भी पुलिस ऑफिसर जो कि उस टाइम पुलिस स्टेशन में अवेलेबल है उसको आप दे सकते हैं। आरपी कपूर वर्सेस सरदार प्रताप सिंह खैरोन, ये 1961 सुप्रीम कोर्ट के केसेस में ये बोला गया। अब एक बात आपको क्लियर होगी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या रिपोर्ट क्या होती है। इट्स जस्ट अ इंफॉर्मेशन ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। ये सिर्फ एक जानकारी होती है किसी ऑफेंस के बारे में जो कि ऑफिस इंचार्ज या फिर अनदर ऑफिसर ऑफ द पुलिस स्टेशन को दी जाती है। ऑब्जेक्ट क्या है एफआईआर का? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मीन्स ऑब्जेक्ट इज टू complain of any office to the police officer so that criminal law could be applied. तो यहाँ पे ऑफिस नहीं आएगा, ऑफेंस होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है? किसी ऑफेंस के बारे में पुलिस ऑफिसर को जानकारी देना ताकि क्रिमिनल लॉ जो है अप्लाई किया जा सके। क्रिमिनल लॉ आपके पास आईपीसी है, उसको अप्लाई वहाँ पे किया जा सके।
टाइप देख लीजिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कुड बी इन एनी टाइप, रिटन में भी हो सकती है, ऑरल में भी हो सकती है, एंड इट कैन बी गिवन ऑन द टेलीफोन ऑल्सो। सुनील वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी AR 1977 सुप्रीम कोर्ट केसेस में बोला गया। तो आप जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन FIR जो है उसको आप राइटिंग में भी दे सकते हैं, बोल के भी दे सकते हैं, टेलीफोन पे भी दे सकते हैं। अगर आप बोल के दे रहे हैं तो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो होगा उसको रिड्यूस करेगा इन राइटिंग में, और फिर उसकी कॉपी भी आपको वो देगा। आप लिख के भी जो है FIR जो है दे सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट्स क्या होते हैं? जनरली इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द हैपनिंग शुड बी गिवन इन द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो FIR में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दी जाए उस ऑफेंस के बारे में। बट द प्रोसिक्यूशन कैनॉट बी डिसमिस्ड मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ हैपनिंग हैज़ नॉट बीन मेंशन इन द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। लेकिन प्रोसिक्यूशन इसी बात पे जो है डिसमिस नहीं की जा सकती है कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में है वो कंप्लीट हैपनिंग ऑफ द ऑफेंस नहीं बताई गई। देखिए FIR में, क्योंकि जब आप कोई आपके साथ कोई ऑफेंस हुआ, आप FIR लिखाने जाते हैं तो कई बार आप डर रहे होते हैं, सहमे होते हैं, आपको बड़ी सारी चीज़ों को याद नहीं रहता। जो आपको याद आया है जो आपके साथ हुआ उसके बारे में बता दें। हो सकता है कि डिटेल हैपनिंग ऑफ द ऑफेंस आप ना बता पाएँ, तो इसके बेस पे प्रोसिक्यूशन का केस वीक नहीं हो जाता कि FIR में उन्होंने बिल्कुल इन्फॉर्मेशन जो है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी थी। नवरत्न महंतो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AR 1980 के केसेस में ये बोला गया। Factually, it is sufficient to give a conclusion of the event in the first information window। तो वास्तव में ज़रूरी क्या है कि आप जो है वो जो इवेंट हुआ है उसको आप उसका कंक्लूड आप कर दें कि ऐसा हुआ मेरे साथ हुआ। देर आर वेरियस केसेस इन विच द प्रोसिक्यूशन हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड डाउटफुल नॉर हैज़ बीन कंसिडर्ड कैपेबल ऑफ बीइंग डिसमिस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जिसमें इस बात पे बेसिस पे प्रोसिक्यूशन को जो है डाउटफुल नहीं माना गया कि उन्होंने जो है वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं दी। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि अगर कोई ऑफेंस हुआ तो आपने लाठी के बारे में नहीं बताया, अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो वहाँ पे आपने जो है क्लॉथ और ब्लड के बारे में नहीं बताया। डिफ़ॉल्ट इन द मेंशनिंग द नेम ऑफ द आई विटनेस, जो वहाँ पे उस ऑफेंस को देख रहे थे उन आई विटनेस के नाम आपने नहीं बताए। डिफ़ॉल्ट इन द मेंशनिंग द नेम ऑफ द वाइफ एज एविडेंस, उसकी वाइफ जो है खुद एक एविडेंस हो सकती है, इसके बारे में आपने बताया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप FIR में नहीं भी बता पाते हैं, ये बड़े सारे एग्जाम्पल आपके सामने केस हुए हैं, तब भी आपकी FIR जो है जेन्युइन है, क्योंकि FIR का पर्पस एक जो ऑफेंस हुआ है उसकी जो ऑफेंस की जो कमीशन हुई है, जो ऑफेंस हुआ है उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन देना है, ना कि उस ऑफेंस से रिलेटेड कोई एविडेंस आपको देने हैं। आप सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके बाद पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो है वहाँ पे जितने भी होंगे एविडेंस कलेक्ट करेगी फॉर द ट्रायल। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन देना जो है FIR का पर्पस है, ना कि वहाँ पे कंप्लीट हैपनिंग ऑफ द ऑफेंस। आपको एक एक चीज़ जो हुई वो बताना वहाँ पे ज़रूरी है। एज फार एज द पॉसिबल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट शुड बी इंस्टीट्यूटेड इमीडिएटली। जहाँ तक संभव हो सके फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपको इमीडिएटली इंस्टीट्यूट करनी होती है, लगानी होती है। बट डिले ड्यू टू द नेसेसरी सिचुएशन डज नॉट मेक एडवर्स इफेक्ट ऑन। लेकिन कई बार डिले हो भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके केस पे कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, उसका कोई जो है विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वेयर द पुलिस स्टेशन इज़ फॉर फ्रॉम द इंसिडेंट place and it raining also, then it natural to get delay in the institution of the first information report। देखिए अगर पुलिस स्टेशन जो है उस इंसिडेंट से जहाँ पे अपराध हुआ है उससे काफ़ी दूर है और बारिश भी वहाँ पे हो रही है और ये नेचुरल है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को जो है इंस्टीट्यूट करने में डिले हो सकता है, तो ये वाजिब रीज़न है, इसको पार्डनेबल डिले माना जाएगा। रामा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केसेस में ये बोला गया। अब रिकॉर्डिंग, whenever the police in charge of the police station receive information of the commission of the cognizable offence, it is recorded in the concerned registered. It is duty of the police officer to record such report without delay। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि जैसे ही पुलिस ऑफिस इंचार्ज को पुलिस स्टेशन को कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है किसी ऑफेंस से रिलेटेड, किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड, तो उस सिचुएशन में वो जल्दी से जल्दी जो है जो कंसर्निंग रजिस्टर वहाँ पे FIR का है उसमें
उस एफआईआर को दर्ज करेगा। इट इज़ अ ड्यूटी द पुलिस ऑफिसर टू रिकॉर्ड सच रिपोर्ट विदाउट डिले, और ये ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर इंचार्ज की कि वो बिना किसी देरी के उस एफआईआर को वहाँ पे दर्ज करे अगर वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस वहाँ पे बन रहा है। स्टेट ऑफ हरियाणा वसी चौधरी भजन लाल AI 2019-2 के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, इफ़ एनी इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑरली देन इट शैल बी रेड आफ्टर रिकॉर्डिंग एंड सिग्नेचर शैल बी टेकन फ्रॉम द पर्सन गिविंग इन्फॉर्मेशन। अगर कोई इन्फॉर्मेशन एफआईआर जो है आपको कोई बात जो है ऑरली बता रहा है कोई पर्सन आके, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको पहले रिकॉर्ड करें, मीन्स रिड्यूस इन राइटिंग करें और पढ़ के बताएं उस पर्सन को कि ये मैंने जो है आपकी एफआईआर जो है लिखी है, और उस पर्सन के सिग्नेचर भी वहाँ पे ले लें और एक कॉपी ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी जो है उस पर्सन को वहाँ पे दे दें। If any statement is made by the woman regarding the offence committed or attempt under section 362A, 326B, section 355, 354, 354A, ये सारे ऑफेंस जो है वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड हैं। इसमें 326 के केसेस, 354 के केसेस आउटरिंग मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन, 326 में हर्ट है, 376 में रेप से रिलेटेड सारे प्रोविज़न है। अगर इन सभी प्रोविज़न में किसी वुमेन की जो है स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड की जा रही है, देन सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय द वुमेन पुलिस ऑफिसर ओनली। तो ऐसी जो वुमेन से रिलेटेड कोई क्राइम हुआ है वहाँ पे, जैसे 326 में, 354 में या 376 में, तो उस कंडीशन में जो उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा वो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही वहाँ पे होगी। बट where any statement is made that a offence is committed or attempt against a person mentioning under section, और अगर कोई स्टेटमेंट जो है उस ऑफेंस के रिगार्डिंग जो है अगेंस्ट पर्सन है, ये सारे 354 और 356 के अंडर आईपीसी के अंडर, देन इफ अ पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट इज टेम्परली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, then such information shall be recorded by the police at the residence of any convenience alternate place as possible in the person of an interpreter of the special educator। अगर कोई स्टेटमेंट वहाँ पे जो है किसी पर्सन के अगेंस्ट दी जा रही है इन ऑफेंसेस के अंडर, तो उस सिचुएशन में और जो पर्सन जो स्टेटमेंट को दे रहा है वो हैंडीकैप्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उस सिचुएशन में उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो उसके रेजिडेंस पे ली जा सकती है या किसी कन्वीनियंट अल्टरनेट प्लेस पे ली जा सकती है, और उसके लिए जो है एक स्पेशल एजुकेटर भी वहाँ पे होना चाहिए अगर वो बोल नहीं सकती है या कुछ ऐसा होता है तो। दूसरा, रिकॉर्डिंग ऑफ सच वीडियो शैल बी वीडियोग्राफ्ड, और जो भी वहाँ पे स्टेटमेंट ली जा रही है उस हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड वुमेन की या किसी भी परमानेंटली मेंटली है अगर वो टेम्परली, तो उसके वो सारी जो है वीडियो जो है वो वीडियोग्राफ्ड होगी। पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड सच स्टेटमेंट बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज सुन एज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू सेक्शन ए ऑफ द 5A ऑफ 164A के अंडर जो है पुलिस ऑफिसर ऐसी स्टेटमेंट को विदाउट एनी डिले जो है वहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, उसको जो है रिड्यूस इन राइटिंग करेगा। अब नेक्स्ट आपके पास स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वसी P रामुलू AR 1993 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इट वॉज सेड टू द एक्सटेंट एनी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कैन नॉट बी refused to be recorded on the ground that the offence was committed not within the jurisdiction। ये साफ इस केस में कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर इस बात पे एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकता है कि जो ऑफेंस हुआ है वो उसकी जुरिस्डिक्शन, उस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में नहीं हुआ है। एज पॉसिबल देयर शैल बी नो डिले इन द रिकॉर्डिंग ऑफ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, जितना हो सके किसी भी तरीके का डिले जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में नहीं होना चाहिए। गणेश भिवान पाटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। तो इस तरीके से बड़े सारे केस आपके पास जयप्रकाश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 2012 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इट वाज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द प्रमोट लॉजिंग ऑफ एफआईआर गिवन सर्टेन एश्योरेंस ऑफ द वेरासिटी ऑफ द वर्जिन गिविंग बाय द इन्फॉर्मेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से ही जो है एक्चुअल उस ऑफेंस की जो इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है, तो ये विदाउट एनी डिले जो है उसको देनी चाहिए। अब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपने स्कोप देखा, आपने कॉन्स्टिट्यूट देखे, आपने ऑब्जेक्ट देखा। ऑल्दो द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन setting administration of the criminal justice in motion, but it cannot be considered concluding evidence
एक्यूज यहाँ पे एक्सिस नहीं होगा, एक्यूज होगा, कैन नॉट बी कन्विक्टेड मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव द फैक्ट मेंशन इन द रिपोर्ट। तो इंपॉर्टेंस यहाँ पे बता दी गई है। हालांकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस को स्टार्ट करने में, मोशनिंग करने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई कंक्लूडिंग एविडेंस है, एविडेंस ये नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको जो है बाकी फैक्ट के साथ, बाकी एविडेंस के साथ जो है प्रूव करना होता है। बलदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AR 1966 सुप्रीम कोर्ट के केसेस में बोला गया। सोहन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AR 2003 सुप्रीम कोर्ट के केस में यही बोला गया। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज़ नॉट अ सब्सटेंशियल एविडेंस, ये एक साक्ष्य नहीं है, ये एक एविडेंस नहीं है, इट जस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, ये एक कोई ऑफेंस हुआ है उसके एक जस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। इवन आफ्टर ऑल दिस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एडमिशन टू क्रिमिनल। ये सब होने के बावजूद, हालांकि इंपॉर्टेंस की जो है कम है एविडेंस में, लेकिन फिर भी जो है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से ही होता है। जब तक आप जो है FIR नहीं डालेंगे, आपके अगेंस्ट जो क्राइम हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पुलिस ऑफिसर को इसको विदाउट ऑलमोस्ट केयर और कॉशन के साथ जो है इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट शुड बी रिकॉर्डेड विदाउट एनी डिले सो दैट डाउट डजंट अरोज इन द रिस्पेक्ट ऑफ द इवेंट एंड बिलीव टू इन्वॉल्व एनी पर्सन फॉल्सली इन द केस पेड में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि विदाउट डिले इसको किया जाए, ताकि किसी तरीके का वहाँ पे जस्टिस जो है वो हैमर ना हो। तो ये आपके पास पूरा FIR। अब FIR के बाद आपने दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखना है इन्वेस्टिगेशन। तो आफ्टर रिकॉर्डिंग द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन कैन बी स्टार्टेड, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, तो उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर क्या है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन बिगिन विद द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये आपने पढ़ लिया। इफ द इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज रिगार्डिंग एनी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस देन सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द रिलेटेड रजिस्टर एंड द पर्सन गिविंग इन्फॉर्मेशन विल बी रेफर टू द मजिस्ट्रेट। तो अगर जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, मतलब छोटा मोटा नॉर्मल ऑफेंस है, तो उस कंडीशन में वो जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और उसके बाद जो रिलेटेड पर्सन होगा उसको जो है रेफर कर दिया जाएगा मजिस्ट्रेट को सेक्शन 155 के अंडर। तो अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर उस पर्सन को रेफर किया जाएगा मजिस्ट्रेट को, ना कि कोई कार्रवाई की जाएगी पहले। सेक्शन 155 यही बताता है। इट मीन्स दैट द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी डन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट इन द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहाँ पे क्लियर है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और इससे रिलेटेड कोई FIR दर्ज करा गई है तो विदाउट टेकिंग द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट कोई भी कार्रवाई वहाँ पे नहीं की जा सकती है। बट इन द कॉग्निजेबल ऑफेंस देयर इज ए नो नीड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। लेकिन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और उसकी FIR दर्ज करवाई गई है तो उस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी ही इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे की जा सकती है। बट इफ़ रिपोर्ट और कंप्लेंट इज इन रिस्पेक्ट टू नॉन बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, लेकिन अगर एक FIR जो दर्ज कराई गई है उसमें कुछ कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों ही हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर जब उन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करेगा तो साथ में वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस सत्यचंद्र साहू AR जो है 1997 सुप्रीम कोर्ट के समय ये बोला गया। तो होपफुली आपको ये क्लियर होगा कि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड रूल क्या है। प्रोसीजर फॉर द इन्वेस्टिगेशन इन कॉग्निजेबल मैटर्स हैज़ बीन mentioned in the section 156 to 173 of the criminal procedure code। तो कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 173 टू 173 जो है CRPC के अंडर बता रखा है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 156 अ पुलिस ऑफिसर हैज़ गिवन पावर टू इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। सेक्शन 169 प्रोवाइड द मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर फॉर द इन्वेस्टिगेशन। तो सेक्शन 156 जो है पुलिस ऑफिसर को ये पावर देता है कि वो किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट की जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है, और 169 के अंडर वो विद द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। अब रिपोर्ट टू बी सेंट टू द मजिस्ट्रेट एज सुन एज द पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ही शैल
forthwith send a copy of such report without any delay to the magistrate for the cognizance through the police ऑफिसर सेक्शन 157 और 158। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे ही वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, उसकी रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट को जरूर सेंड करे। सेक्शन 157 में बताया गया है। प्रोसीड टू द स्पॉट, जैसे ही एफआईआर जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है दर्ज करवाई जाती है रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो जो ऑफिस इंचार्ज होगा उस इन्वेस्टिगेशन का, वो जो है अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को ये जो है बताएगा कि वो जाए टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस द केसेस। उसको भेजा जाएगा कि वो जाके इस केस की जो है इन्वेस्टिगेशन करे और अक्यूज्ड को वहाँ पे पकड़े और उसको अरेस्ट वहाँ पे करे। ये सारी चीज़ें जो है की जाएंगी जब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज होती है। तो ऑफिस इंचार्ज जो है अपने किसी सब ऑर्डिनेट ऑफिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलेगा, एक्यूज को, आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पे बोलेगा। टेस्ट ऑफ द विटनेसेस, अब यहाँ पे जो विटनेस होंगे उस क्राइम से रिलेटेड, एफआईआर से रिलेटेड जो हुई है, जो कमीशन ऑफेंस हुआ है उससे रिलेटेड जो विटनेस है उनके बारे में सेक्शन 160 में बताए गए हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मे रिक्वायर एनी पर्सन टू अपेयर बिफोर हिम फॉर द एविडेंस, but the following witness cannot be ordered to appear before him for a place other than their place of residence। तो अब जो विटनेस होंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उनको जो है एविडेंस देने के लिए, पेश होने के लिए बोल सकता है। बट द फॉलोइंग विटनेस कैन नॉट बी ऑर्डर्ड टू अपेयर बिफोर हिम और अ प्लेस अदर देन देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। लेकिन कुछ ऐसे भी विटनेस होते हैं जिनको पुलिस ऑफिसर जो है उनके अकॉर्डिंग जो है नहीं बुला सकता है विटनेस लेने के लिए, उनको किसी और प्लेस पे या उनके रेजिडेंस पे ही उनकी विटनेस ली जा सकती है। ऐसे पर्सन, ऐसे मेल जिनकी एज 15 साल से कम है, किसी वुमेन को, या जिसकी एज 65 ईयर से ऊपर है, या कोई फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड है, तो उस पर्सन को पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होगा वो उनके प्लेस पे या उनके रेजिडेंस पे जाके ही इनकी विटनेस जो है रिकॉर्ड करेगा। अ स्टेटमेंट मेड अंडर सब सेक्शन मे ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाय द ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो आजकल के टाइम पे ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब उसका पूरा वीडियो वहाँ पे बनाया जाएगा जो भी स्टेटमेंट वहाँ पे ली जा रही है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सच एग्जामिन सच विटनेसेस एंड सच विटनेसेस शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली all the question relating to the such case, such statement shall be recorded। तो सेक्शन 161 के अंदर ये बताया गया, इन्वेस्टिगेशन जो भी वहाँ पे उनसे क्वेश्चन पूछेगा, विटनेस से जो कोई भी उनको एग्जामिन करेगा, विटनेस बाउंड है उसका सभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और उनकी जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड भी वहाँ पे किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ रेप अ स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम शैल बी रिकॉर्डेड एट अ विक्टिम रेजिडेंस। अगर रेप से रिलेटेड केस है तो जो पीड़ित विक्टिम है उसके रेजिडेंस में या किसी अन्य प्लेस पे ही जो है वुमेन ऑफिसर के सामने, उसकी प्रेजेंस में ही, या उसके मदर फादर के प्रेजेंस में ही, या कोई सोशल वर्कर होगा उस एरिया के सामने ही उसकी विटनेस जो है वहाँ पे ली जाएगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द स्टेटमेंट ऑफ वुमेन अगेंस्ट हुम ऑफेंस अंडर सेक्शन 354 या 376 के अंडर किसी वुमेन के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है तो उस सिचुएशन में उसकी स्टेटमेंट जो ली जाएगी वो वुमेन पुलिस ऑफिसर के सामने ही ली जाएगी, यहाँ पे ये बताया गया है। बट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विल नॉट बी एबल टू टेक सिग्नेचर ऑफ द विटनेस ओवर सच स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात सेक्शन 162 में बताई गई है कि जो भी स्टेटमेंट जो है किसी विटनेस से ली जाती है, चाहे वुमेन विटनेस है या कोई और है, पर्सन है, मेल है फीमेल कोई भी है, उसकी स्टेटमेंट पे उसके कभी सिग्नेचर वहाँ पे नहीं लिए जा सकते हैं 162 के अंडर। हेयर इट इज़ इंपॉर्टेंट द स्टेटमेंट मेड बाय द विटनेस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी यूज्ड एज सब्सटेंशियल एविडेंस, क्योंकि जो स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो विटनेस दे रहा है उसको एज ए एविडेंस कोर्ट जो है यूज़ नहीं किया जा सकता है। हजारी लाल वर्सेस स्टेट AIR 1980 के केसेस में ये बताया गया। नो पुलिस ऑफिसर शैल ऑफर एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एंड प्रिवेंट एनी पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी स्टेटमेंट विद हिज ऑन फ्री विल 163 के अंडर ये बताया गया। कोई भी पर्सन जो है किसी पर्सन को डरा धमका के, कोई प्रॉमिस दे के कोई भी स्टेटमेंट वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करवा सकता है उसकी इच्छा के बिना। रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, अगर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन
कोई पर्सन जो है जिसके अगेंस्ट एफआईआर लगी है, एक्यूज जो है, अगर कन्फेशन करना चाहता है तो कन्फेशन किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग रूल जो है सेक्शन 164 में दिए गए हैं। इफ़ ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एनी एक्यूज वांट टू मेक कन्फेशन, अपने अपराध को स्वीकार करना चाहता है, एनी विटनेस वांट टू मेक अ स्टेटमेंट, या फिर कोई विटनेस जो है कोई स्टेटमेंट देना चाहता है, देन द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुड प्रोड्यूस सच एक्यूज और विटनेस बिफोर द मजिस्ट्रेट थ्रू प्रॉपर मेथड, मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड सच कन्फेशन प्रॉपरली। तो 164 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया गया कोई भी जो पर्सन है, जो अक्यूज है, उसके अगेंस्ट एफआईआर लगी है, अगर वो अपने ऑफेंस को कबूल करना चाहता है, कन्फेस करना चाहता है, या कोई विटनेस कोई स्टेटमेंट देना चाहता है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होगा वो खुद उसकी स्टेटमेंट को नहीं लेगा, वो उसको प्रोड्यूस कर देगा मजिस्ट्रेट के सामने, और वो जो कोई भी कन्फेशन या कोई भी स्टेटमेंट जो देना चाहता है वो मजिस्ट्रेट के सामने होगा, और मजिस्ट्रेट जो है उस कन्फेशन को रिकॉर्ड वहाँ पे करेगा। The magistrate shall record confession only when it is satisfied that it is being made voluntarily also, and the magistrate shall before recording any such confession explain to the person making to it। मजिस्ट्रेट जब भी कन्फेशन को रिकॉर्ड करेगा या किसी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा, वो ये श्योर होगा, ये सेटिस्फाइड होगा कि ये जो कन्फेशन वो कर रहा है वॉलंटरली कर रहा है, अपनी इच्छा से कर रहा है, और मजिस्ट्रेट शैल बिफोर प्रोसीडिंग, और उसको रिकॉर्ड करने से पहले उसको कुछ बातें एक्सप्लेन कर देगा उस आरोपी को जो कन्फेशन करने वाला है। क्या उसको बताएगा? ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन, उसको पहले बताएगा कि अभी भी आप कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं है। अगर आप केस लड़ना चाहते हैं, प्लीड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरा, सच कन्फेशन में बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट, और दूसरी बात, अगर आप कन्फेशन करते हो तो ये आपके अगेंस्ट एक एविडेंस माना जाएगा, और उसके बाद आगे ट्रायल नहीं चलेगा, आप प्लीड नहीं कर सकते हैं, और आपको वहाँ पे सज़ा हो सकती है। ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, और ऑडियो विजुअल मोड में जो है उसका कन्फेशन जो है वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। Provided further that no confession shall be recorded by the police officer on whom any power of magistrate has been conferred under law for the time being in force। किसी भी समय पे कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है कन्फेशन अपने सामने नहीं करवा सकता है, चाहे उसको मजिस्ट्रेट की पावर भी, मजिस्ट्रेट के सामने ही कन्फेशन होता है, पुलिस ऑफिसर के सामने जो है कन्फेशन नहीं होता है। सर्च है आपके पास अब, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कैन सर्च एनी प्लेस विद देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग थिंग्स रिलेटेड टू द ऑफेंस। अब सर्च की पावर भी पुलिस ऑफिसर के पास होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होगा उसके पास सर्च की पावर होगी। अगर उसको लगता है कि किसी प्लेस पे कोई उस ऑफेंस से रिलेटेड कोई थिंग, कोई सामान जो है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है उस केस को सॉल्व करने के लिए एज ए एविडेंस उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है, वो उस जगह पे सर्च कर सकता है। जो भी चीज़ें को मिलेंगी उनकी वो लिस्ट बनाएगा, और उसकी कॉपी जो है उस पर्सन को भी देगा, और कॉपी जो है अपने पास भी रखेगा जहाँ पे उसने वो थिंग्स जो है फाइंड की है। सेक्शन 165 में ये बताया गया है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द लिस्ट सच थिंग्स शैल बी मेड अ प्लेस वेयर देयर आर फाउंड। खेत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AR 2002 सुप्रीम कोर्ट इसमें ये बोला कि जो लिस्ट आपने बनाई है, जो भी चीज़ें आपको मिली हैं उनकी एक कंप्लीट लिस्ट जो है बनाई जाएगी जहाँ से वो मिली हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द अक्यूज बिफोर द मैजिस्ट्रेट, अब यहाँ पे क्लियर है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद, अगर इन्वेस्टिगेशन जो है 24 घंटे के अंदर पूरी नहीं हो पाती है, देन अरेस्टेड पर्सन शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट एंड सच पर्सन कैन बी केप्ट इन द पुलिस कस्टडी आफ्टर 24 आवर्स ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट इज कॉल्ड रिमांड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर 24 घंटे के अंदर जो है अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाती है तो अरेस्टेड पर्सन जो आपने उस एफआईआर के बेसिस पे जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया है उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस करना है और उसको जो उसकी जो पुलिस कस्टडी अब जो होगी, अगर पुलिस चाहती है कि इससे हमने और इन्वेस्टिगेशन करनी है तो 24 घंटे के अंदर उसको प्रोड्यूस करना ही है। अगर उससे वो और इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं और चाहते हैं पुलिस के पास ही वो पुलिस कस्टडी में रहे, तो फिर मजिस्ट्रेट यहाँ के इसके ऑर्डर देगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिमांड बोलते हैं। इट मीन्स कि किसी भी पर्सन को पुलिस जो है ज़्यादा से ज़्यादा अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे ही अपने पास रख सकती है। उसके बाद अगर उसको उसकी फर्दर कस्टडी चाहिए तो मजिस्ट्रेट के सामने जाके उसको उसकी पुलिस कस्टडी लेनी पड़ेगी, और इसी को हम रिमांड बोलते हैं। और ये पुलिस कस्टडी भी 15 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इट विल बी नॉट मोर देन द 15 days। No magistrate shall authorize to detention of the accused in the police custody under the section unless the accused is produced personally before him for the first time and every time hereinafter while the accused remain in the police custody। तो कोई भी मजिस्ट्रेट या किसी भी अक्यूज पर्सन को जो डिटेन नहीं कर सकता है
उसकी पुलिस कस्टडी को वो तभी बढ़ाएगा उसको जब वो उसके सामने आए और उसके सामने आके पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने ला के ही उसकी कस्टडी को बढ़ाया जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट मे फर्दर एक्सटेंड द डिटेंशन इन द जुडिशियल कस्टडी। ये मजिस्ट्रेट पे डिपेंड करता है कि वो उसकी जुडिशियल कस्टडी को जो है उसकी डिटेंशन को जो है बढ़ा सकता है इफ़ द अक्यूज इज प्रोड्यूस्ड इधर इन द पर्सन और थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक विजुअल कॉन्टैक्ट। अगर उस अक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए या इलेक्ट्रॉनिक विजुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है उसको जो है कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। If such person is in judicial custody and the investigation is still pending, then he shall be released on the bail after the following duration। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है कि अगर वो जो पर्सन है अभी भी जुडिशियल कस्टडी में है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी पूरी नहीं हुई है तो उस कंडीशन में उस पर्सन को बेल पे रिलीज़ किया जा सकता है। और यही जो है जिसकी वजह से आपने देखा होगा मर्डर में भी, हीनस क्राइम में भी जो है कई बार जो है वहाँ पे बेल हो जाती है, जिसका कारण यही है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है पूरी नहीं हुई होती है। आफ्टर द 90 days when the investigation led to an offence punishable with the death imprisonment for a life for imprisonment for a term of not less than the 10 year। अगर ऑफेंस जो है ऐसा है जिसमें सज़ा जो है डेथ पनिशमेंट हो सकती है, उम्र कैद की सज़ा हो सकती है या 10 साल से ऊपर की सज़ा हो सकती है और उस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी 90 दिनों के अंदर भी पूरी नहीं हो पाई है तो वो एक्यूज पर्सन जो है एलिजिबल हो जाता है बेल लेने के लिए। और अदर केसेस में जहाँ पे मतलब कि 10 साल से कम की सज़ा है तो उस कंडीशन में 60 दिनों के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तो वो जो एक्यूज़ होगा वो बेल लेने के लिए जो है एलिजिबल वहाँ पे हो जाएगा। रिपोर्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड देन द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही एक इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है तो पुलिस ऑफिसर जो है उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में जमा करवाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन 168 के अंदर ये बताया गया है और इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे जो है चार्जशीट जहाँ पे बोला जाता है। इफ़ नो एविडेंस इज फाउंड और सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज देन अक्यूज शैल बी रिलीज ऑन द प्रॉपर बॉन्ड। अगर उस पर्सन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी सबूत नहीं मिलता है तो उस पर्सन को फिर जो है सेक्शन 169 के अंदर जो है रिहा कर दिया जाता है। इफ़ देयर इज सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज देन शैल बी सेंट टू द मजिस्ट्रेट ऑफ प्रॉपर ट्रायल सेक्शन 170। और अगर उसके अगेंस्ट जो है सफिशिएंट प्रूफ वहाँ पे मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं तो फिर उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और एक चार्जशीट उसके अगेंस्ट जो है 173 के अंडर जो है फाइल की जाएगी। और उस चार्जशीट में क्या क्या लिख रखा होता है ये यहाँ पे बताया है। नेम ऑफ द पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ के नाम बता रखे होते हैं जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है और जिसने ऑफेंस किया है। इन्फॉर्मेशन की नेचर क्या है, FIR है या कंप्लेंट थी, किस तरीके से थी। नेम ऑफ द पर्सन हु अपीयर इन द अकाउंटेड, ऐसे पर्सन के नाम होंगे जिनको जो है अकाउंटेड वहाँ पे पहले ही कर दिया गया है, मतलब कि उनको इन्वेस्टिगेशन से बाहर रखा गया था। वेदर एनी ऑफेंस अपीयर टू हैव बीन कमिटेड एंड इट्स सो बाय हुम, कौन सा ऑफेंस वहाँ पे किया गया है। वेदर द अक्यूज हैज़ बीन अरेस्टेड, उस अक्यूज़ को अरेस्ट किया गया था कि नहीं किया गया था। क्या अक्यूज़ को बॉन्ड पे रिलीज़ किया गया था या नहीं किया था विद और विदाउट श्योरिटी। वेदर ही हैज़ बिन फॉरवर्डेड इन कस्टडी अंडर सेक्शन 170 के अंडर उसको कस्टडी में भेजा गया था फर्दर कस्टडी में। वेदर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वुमेन हैज़ बिन अटैच, अगर वुमेन से रिलेटेड क्राइम हुआ है तो क्या उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट साथ में लगाई गई कि नहीं लगाई गई है। इन केस ऑफ रेप अ गर्ल इट शैल बी कम्प्लीटेड विद इन द 3 months फ्रॉम द डेट इन्फॉर्मेशन वॉज लॉन्च बाय द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज पुलिस स्टेशन। अगर एक रेप का मामला है किसी गर्ल के साथ तो क्या ये पूरी कार्रवाई जो है इन्वेस्टिगेशन के 3 महीने के अंदर पूरी की गई या नहीं की गई। ओनली दोज थिंग्स शुड बी मैंशन इन रिपोर्ट मेड अंडर सेक्शन 173 आर रिक्वायर्ड दिस, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही सेक्शन 173 के अंडर जो है वहाँ पे डाली जाएंगी। और यही है सारा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर आपके पास। थैंक यू सो मच। इसमें आपने जो है एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन को और उसके बाद सर्च को और उसके बाद जो है आपके पास जो चार्जशीट फाइल होती है उसके बारे में आपने पढ़ा। तो प्री ट्रायल जो चीज़ें होती हैं पुलिस ऑफिस जो करता है वो सारा आपने यहाँ पे पढ़ा। थैंक यू सो मच।